हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी में। जैसे कि आप सभी को पता है, इससे पहले पार्ट 6 का वीडियो हमने आप सभी के लिए अपलोड कर दिया था। आज आपका GS 30 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 7 का वीडियो आप सभी के सामने है। जैसा कि आप सभी थंबनेल में आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, ये पार्ट 7 का वीडियो आप सभी के सामने है। इसमें दो तरीके के एग्ज़ाम कवर किए गए हैं। सबसे पहला एग्ज़ाम आप सभी का कौन सा है, तो ये SSC GD का है। साथ ही साथ आप सभी का दूसरा एग्ज़ाम कौन सा है, तो UP SSC का है। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तिवारी जी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप सभी को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप सभी को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। इसके बाद हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिखा हुआ है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे एस्तादो द इंडिया भी कहा जाता है, भारत कब आई थी। बहुत ही सरल क्वेश्चन आप सभी के सामने पेश किया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत जानकारियाँ लेकर आया है। आपकी की स्लाइड में आप देखेंगे तो सबसे पहला ये क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या है। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का और नाम क्या है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, क्या है, एस्तादो द इंडिया के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर पूछा गया है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई थी, तो कब आई थी, तो ये हो जाएगा आंसर आप सभी का 1498। इसे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसे क्या कहा जाता है, यहाँ पर एस्तादो द इंडिया कहा जाता है। ये किस देश की थी कंपनी, तो ये पुर्तगाल की थी। और ये कब आई थी, तो 1498 ईस्वी में आई थी। और भारत में प्रथम फैक्ट्री इसने कहाँ पर लगाई थी, तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में लगाई थी। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। आपके पेपरों में पूछा जाता है कि पुर्तगाली कंपनी जो है एस्तादो द इंडिया ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोच्चि में लगाई थी। इसके बाद आप सभी के लिए यहाँ पर पूछता है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक महत्वपूर्ण कंपनी है, इससे आप सभी के पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। इसे क्या कहा जाता है, और तो द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। एक बार फिर से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। देश की बात करेंगे तो ये ब्रिटेन देश की कंपनी थी। उसके बाद इसने स्थापना कब की थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और भारत पे इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी। तो इससे आप सभी के उसमें क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछा जाता है कि बताइए अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोच्चि में लगाई थी। इसके आगे हम देखेंगे, लिखा हुआ है, यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डचों की बात की गई है। यहाँ पर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड की बात की गई है। देश कौन सा था, तो ये था नीदरलैंड, हालैंड उस समय उसे कहा जाता था। 1602 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी इस कंपनी की। और इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। इसके बाद हम देखेंगे डेनिश की। यहाँ पर डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताया गया है। किस देश की कंपनी थी, तो ये डेनमार्क की कंपनी थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1616 में हुई थी। और इसके बाद इसने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई थी भारत में, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, त्रावणकोर में लगाई थी। इसके बाद देखेंगे, लास्ट कंपनी आपकी जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसे क्या कहा जाता है, द इंडेस ओरिएंटलेस कहा जाता है। और ये किस देश की कंपनी थी, तो ये फ्रांस की कंपनी थी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1664 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हम देखेंगे, भारत में प्रथम फैक्ट्री इसने कहाँ पर लगाई थी, तो इसमें सूरत में लगाई थी। तो दो जो कंपनियां हैं, सबसे पहले अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, दोनों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की थी, तो सूरत में स्थापित की थी, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा। अगर पूछा जाएगा पुर्तगालियों ने कहाँ पर की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोच्चि में की थी। अगर पूछा जाएगा नीदरलैंड यानी डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित हुई थी, तो मसूलीपट्टनम में स्थापित हुई थी।
इसके बाद आने का क्रम देख लेते हैं। यूरोपीय व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर ब्रिटिश कंपनी आई थी, उसके बाद डेनिश आई थी, तो फ्रांसीसी आई थी, उसके बाद स्वीडिश आई थी। इसकी हम ट्रिक आपको बताएंगे क्या हो जाएगा। एक बहुत ही पॉपुलर ट्रिक है इसकी, हम नीचे लिख रहे हैं, आप सभी को उसे ध्यान से देखना है। क्या है आपकी आगे की स्लाइड में हम इसे लिखेंगे, पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 में यहाँ से गए थे। तो सबसे पहले कौन आया था, तो पुर्तगाली आए थे। कब आए थे, 1498 ईस्वी में आए थे। और सबसे अंत में कौन गया था, तो पुर्तगाली ही गए थे। कब गए थे, तो 1961 में गए थे। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस स्लाइड से आप सभी के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि आप सभी को हम बता रहे हैं, यहाँ पर पूछ सकता है कि बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1600 ईस्वी में हुई थी। पूछ सकता है नीदरलैंड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है डचों की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1602 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद आप सभी का पूछ सकता है स्थापना कब हुई थी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो 1616 में हुई थी। इसके बाद पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पर फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 1664 में हुई थी। इसके आगे स्लाइड में हम देखेंगे क्या बोलते हैं यहाँ पर यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का क्रम क्या है। तो इसका क्या हो जाएगी ट्रिक, आप सभी को हम बताएंगे यहाँ पर। तो एक यहाँ पर हम स्लाइड क्या करेंगे, ऐड करेंगे आप सभी के लिए। इसके बाद हम ऐड करेंगे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे यहाँ पर, आप सभी को ध्यान से देखना है इसे। पुत्र अड़ा डैड फंसा। पुत्र अड़ा डैड फंसा, इसकी ट्रिक है। तो यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे। देखिए पू से आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो सबसे पहले यहाँ पर पू से हो गया आपका पुर्तगाली। उसके बाद यहाँ पर आ से देखेंगे तो ये आपका पुत्र से क्या हो गया, पुर्तगाली हो गया। आ से क्या हो गया, तो यहाँ पर अंग्रेज हो गया, अंग्रेज हो गया। डा से आपका क्या हो गया यहाँ पर, डा से आपका क्या हो गया, तो डच हो गया यहाँ पर। उसके बाद इस डा से क्या हो गया आपका, तो डेनिश हो गया। उसके बाद फंसा से क्या हो गया आपका, फ्रांसीसी हो गया। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा। हम एक बार फिर से इसे रिकॉल करेंगे। पुत्र अड़ा डैड फंसा, पुत्र से आपका क्या हो गया, पुर्तगाली हो गया। आ से आपका क्या हो गया, अंग्रेज हो गया। डा से आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो डच हो गया। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डैड, तो डा से आपका क्या हो गया, तो ये डेनिश हो गया। उसके बाद यहाँ पर फ्रांसीसी आए थे। इसका हम सन देख लेते हैं, तो कब कौन आया था। एक बार फिर से आप सभी को हम यहाँ पर रिकॉल कराना चाहेंगे। तो 1498 में आपकी क्या आई थी कंपनी, पुर्तगाली आई थी। 1600 में आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1602 में कौन आई थी, तो हॉलैंड यानी डच वाली आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। डेनिश कब आई थी, तो 1616 में। और 1664 में आपकी फ्रांसीसी आई थी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा। आइए हम मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। लिखा हुआ है आप सभी का आज का दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो भारत का संविधान अनुच्छेद 51 के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य प्रदान करता है। इसे किस संविधान संशोधन में लाया गया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन आप सभी का क्या है, 46वां संवैधानिक संशोधन। दूसरा ऑप्शन आप सभी का क्या है, तो 42वां संवैधानिक संशोधन। तीसरा ऑप्शन आप सभी का क्या है, तो 71वां संवैधानिक संशोधन। और चौथा ऑप्शन आप सभी का क्या है, 73वां संवैधानिक संशोधन। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, इसका सही आंसर आप सभी का हो जाएगा 42वां संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में मिलता है आप सभी को, तो ये इसका वर्णन आप सभी को मिलता है आर्टिकल 51A में मिलता है। अगर आप सभी का पूछता है कि इसे किस भाग में रखा गया है, तो इसे भाग 4A में रखा गया है।
और उसके बाद यहाँ पर पूछता है बताइए मौलिक कर्तव्यों का वर्णन जो है ये पूछा गया है किस समिति द्वारा इसे जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सरदार स्वर्ण सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, किसके द्वारा, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के परामर्श पर इसे जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था, तो इसे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। और ये इसका वर्णन कब है, तो आर्टिकल 51A में है। अगर पूछा गया किस भाग में है, तो भाग 4A में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 42वां संवैधानिक संशोधन, इसके द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आइए देखते हैं, लिखा हुआ है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। इसे हम ध्यान से देखेंगे और आप सभी को इसमें आने वाले क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे, कौन कौन सा क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसे आप सभी को ध्यान से देखना है। तो लाइन वाइज हम इसे पढ़ते चलेंगे और आप सभी को इसे ध्यान से देखना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सबसे पहला यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आपका क्या है, तो संविधान का पालन करें। संविधान का पालन करने की बात कही गई है। और क्या बताया गया है कि उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। तो संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और राष्ट्रीय गान, इसका आदर करें, इसकी ऐसी बात कही गई है। उसके बाद क्या कहा गया है यहाँ पर, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे जितने राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनको प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को क्या करना है, हमें अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है, जिससे हमारा देश आज़ाद हुआ है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों की वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। उन सभी उच्च आदर्शों को हमारे हृदय में संजो के रखना है और उनका पालन करना है। दूसरा मौलिक कर्तव्य ये बताया गया है। उसके आगे हम देखेंगे, लिखा हुआ है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने की बात कही गई है। इसके बाद लिखा गया है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपके देश के लिए आपकी ज़रूरत पड़ती है, तो कहा गया है कि आप सभी को देश की रक्षा करना है और राष्ट्र की सेवा करना है। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पर लिखा गया है भारत के सभी लोगों में समानता और समान भ्रातृत्व का भाव होना चाहिए। तो भारत में सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व का भावना होना चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। मीन्स क्या होना चाहिए, हमारे में भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए, यहाँ पर धर्म का भेदभाव ना हो, भाषा का भेदभाव ना हो, प्रदेश का या वर्ग का भेदभाव ना हो। ऐसे भेदभावों से हमें परे होना चाहिए और ऐसी प्रथाओं का त्याग होना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, जिसमें स्त्रियों के प्रति सम्मान ना हो। ऐसी प्रथाओं का हमें त्याग करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर 6th पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हमारी सामाजिक संस्कृति, जिसे कंपोजिट कल्चर भी कहा जाता है, कि गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। तो हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें, ऐसी बात कही गई है। देखते हैं आगे, लिखा गया है यहाँ पर प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे क्या हो गया आपका, वन हो गया, झील हो गया, नदी हो गया, वन्यजीव हो गया, इसमें ये सभी इंक्लूड हैं। इन्हें क्या करना है, इनकी रक्षा करना है, उनका संवर्धन करें
उनको क्या करें, ये प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। तो ऐसी बात आप सभी के लिए कही गई है कि हमारा जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, वन आता है, झील आता है, नदी आता है, वन्य जीव आते हैं, हमारे तालाब आते हैं। तो इन सभी का क्या करना है, इनकी रक्षा करना है और उनका संवर्धन करना है। और हमारा जो है कर्तव्य क्या है, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। इसके बाद 8वां पॉइंट क्या लिखा गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें, ऐसा बताया गया है। इसके बाद 9वां पॉइंट क्या लिखा गया है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा रखें और हिंसा से दूर रहें। तो हमें सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है और हिंसा से दूर रहना है, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे 10वां और 11वां पॉइंट, यहाँ पर क्या लिखा गया है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। तो हमें क्या करना है, हमें सब सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में भाग लेना है और ये क्या करना है, जिससे हमारा देश क्या है, उन्नति कर सके और नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। तो व्यक्तिगत के रूप से और साथ ही साथ सामूहिक रूप से क्या करना है, गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में क्या करना है, प्रयास करना है बढ़ने का, जिससे हमारा देश क्या कर सके, नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सके। इसके बाद यहाँ पर 11वां पॉइंट क्या लिखा है, 6 वर्ष की 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए, ये आपका मुख्य जो है आर्टिकल है। यहाँ पर 11वां जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये आपके पेपरों में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो इसे आप सभी को ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले एज पर हम ध्यान देखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6 वर्ष की 14 वर्ष की आयु के बारे में बात की गई है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए उनके माता पिता और उनके संरक्षक जो भी हैं इनमें से, उन्हें क्या करना है, शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। तो उनके अभिभावकों द्वारा, उनके माता पिता द्वारा 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान करना है, ऐसा कहा गया है। और इस कर्तव्य को कब जोड़ा गया था, तो 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 में द्वारा जोड़ा गया था। तो ये क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है बार बार कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया है इसे। तो ये आप सभी का मेन पॉइंट था। अब आगे हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य विजयनगर का शासक कौन था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, दूसरा ऑप्शन है राणा सांगा, तीसरा ऑप्शन है कृष्ण देव राय, चौथा ऑप्शन है मेदिनी राय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाबर का जब आक्रमण हुआ था तो भारतीय राज्य जो विजयनगर था उसका शासक कौन था, ऐसा आप सभी के सामने पूछा गया है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो कृष्ण देव राय उस समय विजयनगर राज्य का शासक था जब बाबर का आक्रमण हुआ था। और इब्राहिम लोदी क्या था, यहाँ पर दिल्ली का शासक था। और ये इसी के साथ पानीपत का क्या हुआ था, कल आपको हमने बताया था, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था, तो आप सभी का 1526 में हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है जिसमें क्या होता है, इब्राहिम लोदी बाबर से हार जाता है और मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है भारत में। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, किसमें, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखेंगे, हाँ, बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य जो है उनके कौन कौन से शासक थे, ऐसा आप सभी को बताया गया है। इसे आपको सभी को ध्यान से देखना है। इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाँ, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य राज्य की बात की गई है। वहाँ का शासक कौन था, तो कृष्ण देव राय, जैसा कि आप सभी के क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद दिल्ली का शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था, जिससे क्या हुआ था, बाबर की भिड़ंत हुई थी, बाबर का युद्ध हुआ था, जिसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा जाता है। और कब हुआ था, तो ये 1526 में हुआ था। आप सभी को वर्ष याद रखना है। तो 1526 में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और बाबर जीत जाता है। इसके बाद यहाँ पर बंगाल का शासक कौन था, तो नुसरत शाह था।
और मेवाड़ का शासक कौन थे? तो राणा सांगा थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर विजयनगर कृष्णदेवराय के बारे में पूछा गया है। आइए आगे देखते हैं। लिखा गया है बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है आप सभी का पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। इसकी डेट भी लिखी हुई है जिससे आप सभी को आसानी से याद हो सके इन सभी युद्धों के बारे में। ये जितने भी युद्ध आप सभी के दिए गए हैं ये बाबर द्वारा तय किए थे, लड़े गए थे। जिसमें कौन विजयी हुआ था? तो बाबर ही इसका विजेता था। तो विक्ट्री किसे प्राप्त हुई थी? सभी दो में तो विक्ट्री किसे प्राप्त हुई थी? तो बाबर को ही प्राप्त हुई थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 1527 में, चंदेरी का युद्ध 1528 में और घाघरा का युद्ध 1529 में। तो बाबर ने जिहाद का नारा इसमें से किस युद्ध में दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आप सभी का खानवा का युद्ध। इसमें क्या किया था? बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। आप सभी का आंसर सही हो जाएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो 1528 में हुआ था। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1529 में हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है मुगल शासकों के मकबरे के बारे में कौन सा कथन गलत है? इनमें से 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन आप सभी का दिया गया है बाबर के मकबरा पूछा गया है और बताया गया आगरा और काबुल। हुमायूं का मकबरा कहाँ बताया गया? दिल्ली। अकबर का मकबरा कहाँ बताया गया है? सिकंदराबाद, आगरा। और यहाँ पर शाहजहाँ का मकबरा दिल्ली। इसका सही आंसर आपका सभी के सामने यहाँ पर दिया गया है। 3 ऑप्शन आप सभी के सामने जो है सही है और एक ऑप्शन आपका गलत है। किसी एक मुगल शासक का मकबरा जो है गलत दिया गया है। तो आप सभी को बताना है कौन सा इसका गलत आंसर हो जाएगा। तो हम आपको बताएंगे यहाँ पर कौन सा इसका गलत आंसर है। तो शाहजहाँ का जो मकबरा बताया गया है दिल्ली, ये आप सभी का गलत उत्तर है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर था? तो शाहजहाँ का मकबरा था आपका आगरा में था। तो आगरा में शाहजहाँ का मकबरा था, यहाँ पर दिल्ली दिया गया है। यही आपका गलत कथन है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी को इसे ध्यान में देना है। आपके पेपरों में ये पूछा जाता है कि बताइए हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सिकंदरा आगरा में स्थित है। और यहाँ पर शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित है। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा में स्थित था। उसके बाद यहाँ पर इसे काबुल ले जाया गया था। तो आगरा और काबुल 2 जगह पर इसका मकबरा स्थित है। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर देखिए बताया भी गया है मुगल शासकों के मकबरे के बारे में। किसका मकबरा कहाँ पर स्थित है? एक तरफ आपका शासक लिखा गया है, एक तरफ आप सभी का मकबरा लिखा गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे बाबर का मकबरा कहाँ पर बताया गया है? तो आगरा और उसके बाद काबुल में बताया गया है। यहाँ पर हुमायूं का मकबरा पूछा गया है तो दिल्ली में होता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? तो सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर शाहदरा में है। यहाँ पर ये आप सभी को नहीं बताया गया था, इसे आपको ध्यान से देखना होगा। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? तो लाहौर शाहदरा में है। और यहाँ पर पूछेगा शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर है? तो आगरा में है। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है? तो औरंगाबाद दौलताबाद में है। ये क्वेश्चन आप सभी से पूछ सकता है इनमें से किस मुगल शासक का मकबरा जो है वर्तमान में भारत में नहीं है या भारत में स्थित नहीं है? इनमें से कौन सा मुगल शासक है जिसका मकबरा भारत में स्थित नहीं है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? जहांगीर, जिसका मकबरा लाहौर जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर क्या हो जाएगा? शाहदरा में, लाहौर में स्थित है। तो यह आप सभी को ध्यान में रखना होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है यहाँ पर मधुबनी एक कला का प्रकार है। तो कैसी कला का प्रकार आप सभी को बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहला ऑप्शन आप सभी का नाटक, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन है आप सभी का नृत्य, दूसरा ऑप्शन है नाटक, तीसरा ऑप्शन है चित्रकला, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मधुबनी जो है कैसी कला का प्रकार है? तो ये चित्रकला का प्रकार है मधुबनी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिखा गया है यदि लोलक घड़ी की लंबाई 4 गुनी हो जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? लोलक घड़ी की लंबाई की बात किया जा रहा है। यहाँ पर एल जो है उसे बताया जा रहा है। इसे ये 4 गुना हो जाता है तो पूछा गया है टी पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा।
मतलब टी जो है उसका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी या क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा यदि एल जो है वो 4 गुना कर दिया जाता है, यानी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी गई है, तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टी को हम क्या करते हैं, आवर्तकाल यानी टाइम से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है आवर्तकाल आधा हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। पहले स्लाइड में इसे देख लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप यहाँ पर एक पेज आप सभी के लिए ऐड करेंगे। हाँ, तो आप सभी को यहाँ पर हम बताना चाहेंगे, आप सभी को इसे ध्यान से देखना है। सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है, आप सभी को इसे ध्यान से देखना होगा। टी बराबर क्या होता है, मीन्स आवर्तकाल बराबर क्या होता है, तो 2 पाई अंडर रूट, ये अंडर रूट आप सभी का हो जाएगा यहाँ पर L बाई जी होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 पाई आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी आप सभी की। 2 पाई आपका कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पर टी बराबर क्या आ गया, और जी भी आपका कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी होती है तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू बदलेगी तो है नहीं। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो गया आपका, टी बराबर अंडर रूट एल, इसे आप मान लेते हैं। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जी से आपका इसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जिसे अगर जी को अगर आप लिख भी लेते हैं तो यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जी क्या है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। आप सभी से पूछा गया है अगर लेंथ बढ़ती है, लेंथ इसकी 4 गुनी हो जाती है, तो टी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ से हम अंडर रूट हटाएंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एल अपॉन जी हो जाएगा। और जैसा कि आप सभी को बताया है, एल बराबर यहाँ पर 4 गुना कर दिया गया है, 4L कर दिया गया है, और यहाँ पर G है, तो ये क्या हो जाएगा वैल्यू आपका T बराबर, तो ये अब अंडर रूट यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका T बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो T क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, क्योंकि 4 जो हो जाएगा यहाँ पर, जब अंडर रूट यहाँ पर हम 4 करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट L हो जाएगा। टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 अंडर रूट एल, मीन्स क्या होगा यहाँ पर 2 अंडर रूट एल हो जाएगा। और यहाँ पर हम इसे देखेंगे ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था, तो लिखा हुआ है आवर्तकाल 4 गुना हो जाएगा, आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा, आवर्तकाल आधा हो जाएगा, आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप अभी हमने क्या बताया, टी बराबर आपका क्या आ रहा है यहाँ पर 2 अंडर रूट एल आ रहा है, तो मीन्स टी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आवर्तकाल आपका 2 गुना हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आवर्तकाल 2 गुना हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। एक बार हम इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इसे जूम आउट करेंगे, यहाँ पर जूम इन पहले कर लेते हैं। आशा करते हैं आप सभी को यहाँ पर अच्छे से दिख रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। 4 देशों के नाम दिए गए हैं, साथ ही साथ उनकी मुद्रा के बारे में बताया गया है। आप सभी को देखना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर बांग्लादेश दिया गया है, उसके सामने न्यूट्रीग्लम, म्यांमार के सामने रुपया, उसके बाद मालदीव के सामने टका, और भूटान के सामने आप सभी का क्या दिया गया है, तो क्यात दिया गया है। तो आप सभी को देखना है कि उस देश की मुद्रा कौन सी है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखते हैं, मिलान करते हैं इसका। तो बांग्लादेश की मुद्रा आप सभी को हम बताएंगे क्या होती है। तो बांग्लादेश की मुद्रा सबसे पहले टका हो जाएगी। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या होती है आपकी, टका। यहाँ पर म्यांमार की मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, तो म्यांमार की मुद्रा होती है क्यात। मालदीव की मुद्रा क्या होती है, रुपया। उसके बाद यहाँ पर भूटान की बात करेंगे तो न्यूट्रीग्लम। तो आशा करते हैं आप सभी को यहाँ पर पता चल गया होगा। बांग्लादेश की मुद्रा टका, म्यांमार की मुद्रा क्यात, मालदीव की मुद्रा रुपया, और भूटान की मुद्रा न्यूट्रीग्लम। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन आप सभी का सही है। यहाँ पर देखते हैं, हाँ, आप सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, 1 का डी दिया गया है, 1 का डी, उसके बाद 1 का बी। आप सभी का क्या हमने बताया था, बांग्लादेश की क्या टका होती है, तो सी ऑप्शन आप सभी का सामने है। तो 1 का सी हो जाएगा, किस ऑप्शन में 1 का सी लिखा हुआ है, तो सी और डी ऑप्शन में 1 का सी लिखा हुआ है। तो सी और डी ऑप्शन काफ़ी जो है सिमिलर दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पर लास्ट के 2 जो हैं
3 का यहाँ पर बी दिया गया है और यहाँ पर 4 का ए दिया गया है। दोनों ऑप्शन में यही भिन्नता दिखाई पड़ रही, बाकी के 2 ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पर हम नज़र डालेंगे पहले का सी, दूसरे का डी। उसके बाद तीसरा का हमने मालदीव का क्या बताया था, तो बी बताया था यहाँ पर 4th ऑप्शन में 3rd का क्या लिखा हुआ, 1 ए लिखा हुआ है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को दिख रहा होगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा ये वाला 1 का सी, उसके बाद 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी वस्तु समवर्ती सूची में आती है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पूछा गया है कौन सी वस्तु जो है समवर्ती सूची में आती है। समवर्ती सूची को हमने आपको बताया था, इससे पहले हम रोज को एक क्वेश्चन आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं जो राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची से जुड़ी रहती है। तो आप सभी को इसे ध्यान से देखना होगा, आप सभी के पेपरों में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और समवर्ती सूची के बारे में हमने क्या बताया था आप सभी को, इस पर यूनियन और आपका स्टेट जो है दोनों कानून बना सकती हैं। तो आगे हम देखेंगे कौन सा ऐसे समवर्ती सूची में आता है। पहला ऑप्शन है ट्रेड यूनियन, दूसरा ऑप्शन है नागरिकता, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय सरकार और चौथा ऑप्शन आप सभी का क्या है, अंतर्राज्यीय नदियाँ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, तो ट्रेड यूनियन आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, ये आपका समवर्ती सूची में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है लोकसभा का चुनाव अगर आप सभी को लड़ना है तो आपकी निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए, ये आप सभी से पूछा गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन आप सभी को दिख रहा होगा, लिखा हुआ है 18 वर्ष। दूसरा ऑप्शन आप सभी का लिखा हुआ है 21 वर्ष। तीसरा ऑप्शन आप सभी के सामने है 28 वर्ष और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है, 25 वर्ष दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए निम्नतम आयु क्या होनी चाहिए हमारी, तो सही आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारी के लिए आपकी आयु सीमा क्या होनी चाहिए। आप सभी को अगर चुनाव लड़ना है तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप सभी के पेपर में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, प्रेसिडेंट की हम बात करेंगे। यहाँ पर पी से उसे डिनोट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट मतलब हमारे राष्ट्रपति बनने के लिए हमारी आयु क्या होनी चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आप सभी को 35 वर्ष की आयु कंप्लीट करनी होगी अगर आप सभी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो गया, उपराष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो उपराष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति की बात हो गई, उसके बाद क्या हो गया आपका, यहाँ पर उपराष्ट्रपति की बात की जाएगी। यहाँ पर अगर आप सभी को उपराष्ट्रपति, साथ ही साथ आप सभी को राज्यपाल, ये तीनों के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए। तो आप सभी को प्रेसिडेंट और यहाँ पर उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद आप सभी को क्या करना है, अगर राज्यसभा का सदस्य चुना जाना है तो आपकी आयु क्या होनी चाहिए, तो 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए। राज्यसभा का अगर आप सभी को चुनाव लड़ना है तो आप सभी की आयु कितनी होनी चाहिए, तो आप सभी को आयु होनी चाहिए 30 वर्ष होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है संविधान को भारत प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए, किसका प्रस्ताव था। संविधान को भारत प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए, आप किसका प्रस्ताव था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने। पहला ऑप्शन है कैबिनेट मिशन योजना, दूसरा ऑप्शन है क्रिप्स मिशन, तीसरा ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, चौथा ऑप्शन है साइमन कमीशन। आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, इसका सही आंसर है। संविधान को भारत प्रभुत्व का दर्जा देना चाहिए, किसका प्रस्ताव था, तो क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव था। कैबिनेट मिशन योजना क्या है, 1946 है आप सभी के सामने। क्रिप्स मिशन का क्या है आप सभी के, तो क्रिप्स मिशन, उसके बाद यहाँ पर माउंटबेटन है और साइमन कमीशन है। तो क्रिप्स मिशन क्या है आप सभी का, 1942 आप सभी का हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो क्रिप्स मिशन आपका 1942 और कैबिनेट मिशन योजना 1946। के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कालीबंगन एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है हनुमानगढ़, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है श्री गंगानगर, चौथा ऑप्शन है बीकानेर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी आप सभी को इसका आंसर देना है। तो लिखा हुआ है कालीबंगन जो है एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल है और जो राजस्थान में स्थित है। ये किस जिले में स्थित है राजस्थान के, ऐसा बात की गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कौन, कालीबंगन एक पूर्व ऐतिहासिक स्थल जो कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।
लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस पेशवा का आदर्श हिंदू पद पदशाही था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन आप सभी का क्या है, तो बालाजी विश्वनाथ है। दूसरा ऑप्शन है बाजीराव प्रथम। दूसरा ऑप्शन है बाजीराव द्वितीय। तीसरा ऑप्शन है माधव राय और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है, तो इसका माधव राय है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो बाजीराव प्रथम हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस पेशवा का आदर्श हिंदू पद पदशाही था, तो इसका आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है उत्तर पश्चिम में, आप सभी का हम यहाँ पर बना लेंगे। ये भारत का मान लीजिए मैप है। ये आपका क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, ये हो गया साउथ, ये आपका हो गया ईस्ट, ये आपका हो गया वेस्ट। बात किसकी की जा रही है, नॉर्थ वेस्ट की बात की जा रही है। तो पूछा गया है उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहाँ तक बढ़ा, कहाँ तक फैला हुआ था। तो ये ऑप्शन आप सभी के सामने है, रावी नदी तक। दूसरा ऑप्शन है सिंधु नदी। तीसरा ऑप्शन है सतलज नदी। चौथा ऑप्शन है हिंदुकुश सीमा। तो आप सभी को यहाँ पर बताना चाहेंगे इसकी सीमा कहाँ तक थी, कहाँ तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। तो आप सभी को नॉर्थ वेस्ट की बात की जा रही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुकुश सीमा तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य बढ़ा था। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिखा हुआ है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लिखा हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा ऑप्शन है MG रानाडे। तीसरा ऑप्शन है देश बंधु चित्तरंजन दास और चौथा ऑप्शन आप सभी के सामने क्या है, महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु। उसके बाद अगर हम महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो ये कौन थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो आप सभी को ये 2 पॉइंट याद रखने होंगे। सुभाष चंद्र बोस की अगर राजनीतिक गुरु बात करेंगे तो देश बंधु चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हो जाएंगे, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है भगत सिंह के द्वारा कि जेल में मैं नास्तिक हूँ लिखाई गई थी। मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये किस जेल में लिखी गई थी, भगत सिंह के द्वारा। इसका सही आंसर क्या होगा, गोरखपुर जेल, अलीगढ़ जेल, लखनऊ जेल, लाहौर जेल। तो आप सभी का क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर जेल में भगत सिंह के द्वारा लिखा क्या गया था, तो मैं नास्तिक क्यों हूँ, इसे कहाँ लिखा गया था, तो लाहौर जेल में लिखा गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है किस वायसराय के काल में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड वेलिंगटन। दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिनलिथगो। तीसरा ऑप्शन लॉर्ड इरविन। चौथा ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। ये वायसराय था कब, भारत छोड़ो आंदोलन के काल में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था आप सभी का, तो 1942 में हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 1942 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आप सभी को लग रहा होगा, तो जल्दी जल्दी इसे मार्क करते हैं। क्या किसने कहा था इसको, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है हड़प्पा के खंडहरों को सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेसन के द्वारा। दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर साहनी द्वारा। तीसरा ऑप्शन है M व्हीलर द्वारा। चौथा ऑप्शन है MS वत्स द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को बताना चाहेंगे इसका सही आंसर क्या है, तो चार्ल्स मेसन द्वारा हड़प्पा के खंडहरों को सबसे पहले देखा गया था। और डॉक्टर साहनी के द्वारा क्या किया गया था, तो इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा के खंडहरों की खोज किसके द्वारा, तो डॉक्टर साहनी द्वारा की इसकी खुदाई करवाई गई थी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 1939 में सुभाष चंद्र बोस को ने किसे हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना था। तो सुभाष चंद्र बोस को किसे हराने के लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था वर्ष 1939 में। तो ऑप्शन आप सभी के हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। दूसरा ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। चौथा ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया। तो आप सभी का आंसर क्या हो जाएगा, तो पट्टाभी सीतारमैया को हराने के लिए सुभाष चंद्र बोस को क्या चुना गया था, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लिखा हुआ है बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष किया गया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन 1970, दूसरा ऑप्शन 1971, तीसरा ऑप्शन 1972, चौथा ऑप्शन है 1973। तो बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था, तो आप सभी का आंसर हो जाएगा 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है वर्ष 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के लिए गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। चार ऑप्शन आप सभी के सामने है। लिखा हुआ है सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद और वर्धा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का, तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्धा में आयोजित किया गया था। गांधी जी जो है गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन वर्धा में आयोजित किया गया था। कब किया गया था, तो 1937 में किया गया था। आइए देखते हैं गांधी जी के बारे में कुछ पॉइंट आप सभी को बताएंगे आज हम, जो कि आपके पेपरों में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके पेपरों में पूछा जाता है गांधी जी से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे गांधी जी के बारे में। तो यहाँ पर एक स्लाइड लेते हैं हम। हाँ, तो आप सभी को हम यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले अगर गांधी जी की बात की जाएगी, जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर कब हुआ था, तो 1869 में हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। किसका, तो महात्मा गांधी जी का हुआ था। महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कब हुआ था, तो ये गुजरात में कहाँ हुआ था, गुजरात पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर में हुआ था किसका जन्म, मोहनदास करमचंद गांधी का। इसके बाद यहाँ पर इनकी माता का नाम अगर पूछा जाता है तो इनकी माता का नाम क्या था, तो इनकी माता का नाम था पुतली बाई था। तो इनकी माता का नाम पुतली बाई था और इनकी पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी था। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो कस्तूरबा गांधी था। इसके बाद इनके पिताजी की बात करेंगे तो उनका नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। तो मोहनदास करमचंद गांधी गांधी जी का पूरा नाम था। इनके पिताजी का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। इनकी माता का नाम पुतलीबाई था। इनके पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में। हाँ, तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके बाद। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, 2 अक्टूबर को इनकी याद में क्या मनाया जाता है, तो अहिंसा दिवस मनाया जाता है इनकी जन्मतिथि के रूप में। और पुण्यतिथि को क्या मनाया जाता है, 30 जनवरी को तो शहीद दिवस मनाया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस, मनाया जाता है। और 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है आपका, तो 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है, शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखेंगे 1893 में क्या हुआ था। ये पैरवी करने के लिए, एक मुकदमे की पैरवी करने के लिए वर्ष 1893 में चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे, तो ये पैरवी करने के लिए चले गए थे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका चले गए थे। उसके बाद वहाँ से कब लौटे थे, तो यहाँ पर ये भारत आते हैं 1915 में। 1915 में भारत वापस आते हैं। और यह क्या हुआ था, 1915 में भारत वापस आ गए थे। तो क्वेश्चन पूछता है गांधी जी द्वारा, गांधी जी साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे, तो वर्ष 1915 में आए थे। कब गए थे, तो 1893 में गए थे। और गांधी जी किसके द्वारा जो है किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो आप सभी का आंसर क्या बताया था हमने, गोपाल कृष्ण गोखले को। गोपाल कृष्ण गोखले को क्या मानते थे, तो राजनीतिक गुरु मानते हैं। उसके बाद इन्होंने पूछा जाता है कि पहला सत्याग्रह कब किया था, तो वर्ष 1906 में किया था पहला अपना सत्याग्रह। तो पहला सत्याग्रह कब किया था इन्होंने, तो 1906 में किया था।
तो आज के लिए इतना ही बताएंगे, आगे आने वाले दिनों में आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी इनके बारे में। आज के लिए ही आप सभी को इतना ही बताया जाएगा। एक दिन आप सभी के लिए एक टॉपिक जो है हम स्पेशल रूप से लेकर आएंगे, गांधी जी के बारे में आप सभी को पूरा बताया जाएगा, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप सभी को हम आगे बताते हैं क्वेश्चन, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा हुआ था क्या, मुगल शासन के प्रथम भारतीय हिंदी विद्वान क्या था, कौन था? तो मुगल शासन में प्रथम भारतीय हिंदू विद्वान कौन था? इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है आप सभी का पिछले की क्लास में। अगर आप सभी ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लीजिए, या पार्ट 7 का वीडियो है, इससे पहले पार्ट 6 तक का वीडियो हमने आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है आप सभी का। तो मलिक मोहम्मद जायसी, दूसरा ऑप्शन अब्दुल रहीम, तीसरा ऑप्शन है मूल बाजी, चौथा ऑप्शन है चंद बरदाई। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? मलिक मोहम्मद जायसी मुगल शासन के प्रथम भारतीय हिंदू विद्वान के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है नागार्जुन, दूसरा ऑप्शन है आनंद, तीसरा ऑप्शन है असंग, चौथा ऑप्शन है पद्म संभव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? इसका सही आंसर है पद्म संभव को तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला बौद्ध भिक्षु माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था? ऑप्शन है अकबर, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो मोहम्मद बिन कासिम को भारत में जजिया कर लगाने वाला पहला शासक बोला जाता है, और ये पहला शासक क्या था? जजिया कर लगाने वाला भारत में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? वर्ष 712 में भारत पर आक्रमण किसने किया था? सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। लिखा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गोरी, तीसरा ऑप्शन है सिकंदर, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है, गुलाम वंश, इसकी क्या लिखी गई अवधि 1206 से 1290 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी का। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है रजिया सुल्तान, चौथा ऑप्शन है बलबन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो स्थापना की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कब है इसका टेन्यूर क्या है? तो 1206 से 1290 गुलाम वंश का शासन काल है। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक उदारता तथा अत्यधिक दान देने के कारण किस रूप में जाना जाता है, या कौन सी उपाधि उसे दी गई थी? अत्यधिक उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला ऑप्शन है लाख बख्श, दूसरा ऑप्शन है अमीर आखोर, तीसरा ऑप्शन है उपर्युक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है अमित्र घात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को अत्यधिक उदारता और अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। इसके बाद देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैसा कि आप सभी को हमने बताया था, इससे पिछले वाली स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पर गुलाम वंश की अगर पूछा जाएगा स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, या दिल्ली सल्तनत की वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, नसीरुद्दीन मोहम्मद, रजिया सुल्तान और इल्तुतमिश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, आपके पेपरों में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन था इसका वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश को माना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं है, धर्म समाप्त कर दिया गया है, राज्य किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी के सामने है 4 ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है, क्यों है? क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा भारत किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है। भारत के लिए जितने भी धर्म हैं भारत में, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी है, वो आप सभी के लिए बराबर है। भारत किसी भी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान नहीं करता है।
तो ये आप सभी का सही आंसर हो जाएगा, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो आज का ये जो है स्लाइड का ये जो है इम्पॉर्टेंट जो है बताया जा रहा है, इसे आप सभी को देख लेना है। और 30 क्वेश्चन इससे पहले आप सभी के पूरे हो चुके हैं, ये पार्ट 7 का वीडियो था। तो आइए देख लेते हैं पहले ये स्लाइड क्या लिखा हुआ है। ये आप सभी के लिए स्पेशल रूप से लाया गया है, जो आपके पेपरों में पूछा जा सकता है। तो सबसे एक तरफ लिखा हुआ है खोजकर्ता, दूसरी तरफ देश का नाम लिखा गया है। तो सबसे पहले लिखा गया है यहाँ पर वास्को डिगामा, इसने किस देश की खोज की थी? तो भारत के लिए खोज की थी। उसके बाद कोलंबस, इसे अमेरिका की खोज के लिए। उसके बाद यहाँ पर कैप्टन जेम्स कुक, इसे ऑस्ट्रेलिया की खोज के लिए जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पर तस्मान को तस्मानिया और न्यूजीलैंड नाम से भी मैच कर रहा है। यहाँ पर तस्मान को तस्मानिया और न्यूजीलैंड, इसे याद करने की ट्रिक क्या है? तस्मानिया और न्यूजीलैंड। और उसके बाद यहाँ पर बार्थोलोम्यू डियाज, इसे केप ऑफ गुड होप की खोज के लिए जाना जाता है, देश है। तो कोलंबस अमेरिका हो जाएगा, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, और वास्को डिगामा भारत हो जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। तस्मान क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड और तस्मानिया। और बार्थोलोम्यू डियाज को केप ऑफ गुड होप नाम से देश की खोज के लिए जाना जाता है। तो देखते हैं, हाँ, आप सभी को क्या करना है, स्टडी विद तिवारी जी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये आप सभी को लाल बटन दिख रहा होगा। अगर आप सभी को हमारा चैनल जो है, हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं, तो इसे आप पूरा देखिए, इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जैसा कि आप सभी को हम बताना चाहेंगे। अगर आप अभी तक हमारे जो है चैनल का मेंबर नहीं है, आप हमारी फैमिली के मेंबर नहीं हैं, तो इस पर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारी फैमिली में ज्वाइन हो जाइए, स्टडी विद तिवारी जी के साथ जुड़ जाइए। आप सभी को हम बताना चाहेंगे यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर क्या आपको बताना चाहेंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है, हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद तिवारी जी नाम से। किस नाम से है? स्टडी विद तिवारी जी नाम से है। इसे आप सभी को क्या करना है? ज्वाइन कर लेना है। आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को हमारे जितने भी वीडियो हैं उनकी प्लेलिस्ट आप सभी को मिल जाएगी हमारे चैनल पर। तो अगर आप सभी ने अभी तक हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो उसे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बाकी आप सभी को प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को आई बटन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी को ये सेशन पसंद आया होगा। कैसा लगा ये सेशन आप सभी को, इसे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही साथ आप सभी को आपकी परीक्षा जो है यूपी SSSC की आने वाली है। इससे पहले ये पार्ट 7 का वीडियो था। पार्ट 8 का वीडियो आप सभी को कल मिल जाएगा। और ये सेशन आप सभी के लिए इसीलिए लाया जा रहा है कि आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ पर छूटे ना। जैसा कि आप सभी को पता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है यूपी SSSC PAT की परीक्षा है। तो इसी की उम्मीद के साथ आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को मिलेंगे कल पार्ट 8 में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।